प्रगति के लिए आध्यात्मिक नजरिया आवश्यक है। कोई राक्षस ही क्षमा को अस्वीकार कर सकता है। सृष्टिकर्ता ने सभी जीवित और मृत चीजों के लिए क्षमा के माध्यम बनाए हैं। क्या आप क्षमा से इनकार कर सकते हैं? ईश्वर हमें बारंबार क्षमा करने के लिए कहते हैं, अपना दूसरा गाल आगे करने, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए कहते हैं। इसके बदले में ईश्वर भी आपको फल देते हैं। सांसारिक जीवन में आपकी सफलता काफी हद तक आपके आध्यात्मिक नजरिए पर निर्भर करती है। आपकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। प्रतिशोध की भावना मन में रखने से समय और विचार की बर्बादी ही होती है। व्यापार का एक नियम है कि घाटे के सौदे में धन व्यय नहीं करते। इसी तरह बदला लेने के लिए किए गए प्रयास भी व्यर्थ ही हो जाते हैं। हारे हुए मुकदमे के बारे में सोच सोच कर अपना दिल जलाने से बेहतर है कि सकारात्मक सोच रखते हुए नए प्रोजेक्ट और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। क्षमा महज दूसरों के व्यवहार के प्रति रजामंदी ही नहीं है, ये इससे कहीं अधिक सकारात्मक और सक्रिय चीज है। क्षमा करने की प्रक्रिया में हमारे मन में भी पश्चाताप की वो भावना आती है जो गलती करने वाले के मन में होनी चाहिए। प्रत्येक बार जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तब आप अपनी आत्मा का विस्तार करते हैं और आत्मा के अंतराल को उदारता से भर देते हैं। मुआवजे का सार्वभौमिक नियम यहाँ लागू होता है। हम अपनी प्रार्थनाओं में केवल उसी अनुपात में दिव्य क्षमा की याचना करते हैं जितनी हम अपने साथी मनुष्यों को देते हैं। क्षमाशीलता एक आध्यात्मिक औषधि है जो दो तरह से कार्य करती है। ये क्षमा प्रदान करने वाले नाराज व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक जख्मों को भी भरती है तथा गलती करने वाले व्यक्ति के मन में पश्चाताप की भावना को जन्म भी देती है। क्षमाशीलता ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सर्मन ऑन द माउंट में लिखा है, क्षमा करने वालों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और किसी की परीक्षा मत लो, ईश्वर भी तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा। दूसरों के प्रति तुम्हारा जैसा व्यवहार होगा, वैसा ही व्यवहार ईश्वर का तुम्हारे प्रति होगा। ये आदेश हमारे सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन पर भी पूरी तरह से लागू है। व्यापार का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत स्वर्णिम नियम है। अधिकांश शिकायतें गलतफहमी के कारण जन्म लेती हैं। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रायः हम अपने कर्तव्यों की जगह अपने अधिकारों की बात करते हैं। दूसरों को मिलने वाली हर असफलता का हिसाब रखा जा सकता है। एक व्याख्याता होने के नाते मैं इस कहानी की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटे से नगर में एक जन नेता द्वारा एक उपदेशक का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाता है क्योंकि वो उस उपदेशक के प्रायोजक को पसंद नहीं करता था। जब उस उपदेशक ने इसके बारे में सुना तो उसने इसके विरोध स्वरूप कई $1000 खर्च करते हुए रेडियो पर एक निर्धारित समयावधि क्रय की ताकि प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त में उसका व्याख्यान सुन सके। विरोध दर्ज कराने का ये अनूठा तरीका उसके विरोधी को इतना पसंद आया कि उसने प्रसन्नता पूर्वक इस उपदेशक को स्वीकार कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे नगर में सकारात्मक एवं रचनात्मक भावना फैल गई। पुरानी दुश्मनी नदारद हो गई। सहयोग और सहायता का विचार जंगल में आग की तरह फैल गया। पूरे नगर का चरित्र ही बदल गया। नए नए कार्य किए जाने लगे। व्यापार में तरक्की हुई एवं समुदाय को अभूतपूर्व समृद्धि प्राप्त हुई। प्रतिस्पर्धा से सभी को सहायता मिलती है। हमारे देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही व्यापार की मुख्य धारा है। ये प्रत्येक व्यक्ति को रोजमर्रा के काम में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरणा देती है। मानव स्वभाव ही ऐसा है कि प्रतिस्पर्धा के बिना पुरुष और महिलाएं साधारण स्तर पर ही बने रहते हैं। शायद मैं अपनी बात एक सत्य घटना के द्वारा समझा सकूं। शताब्दी की शुरुआत तक वर्जीनिया का नॉर्टन नामक स्थान एक छोटा और अलसाया हुआ सा एक गांव था। उस गांव के अधिकांश लोग, जिन्हें मुश्किल से व्यापारी कहा जा सकता था, अपनी कमर में सामान बांधकर गांव में अपनी ही तरह के दूसरे लोगों को घूम घूम कर सामान बेचा करते थे। उनके इस तरह घूम घूम कर सामान बेचने से व्यापार कम होता था और समय तथा श्रम की बर्बादी
अधिक होती थी। एक दिन उस गांव में ईके कॉफमैन नामक एक व्यक्ति अपनी पीठ पर बोझ लाद कर व्यापार करने आया। उसने अपनी पीठ पर क्षमता से अधिक बोझ लाद रखा था। महीनों तक ईके कॉफमैन अपनी पीठ पर सामान लाद कर उस पर्वतीय गांव में घूमता रहा। परिणाम स्वरूप वो वहां के प्रत्येक नागरिक से परिचित हो गया। ईके कॉफमैन ने उनकी आंखें खोल दी। स्थानीय व्यापारियों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और समय समय पर उसका उपहास करते रहे, जब तक कि उसने गांव में ही सबसे बड़ी दुकान बनवाने का कार्य प्रारंभ नहीं कर दिया। उसके बड़े से शोरूम में विक्रय हेतु गाड़ियां भर भर कर सामान आने लगा। ऐसी ऐसी चीजें जो उस गांव के लोगों ने कभी देखी भी नहीं थी। जिस दिन उस बड़े से शोरूम को व्यापार के लिए खोला गया, उस दिन भारी संख्या में भीड़ उस शोरूम व वहां रखी गई सामग्री को देखने के लिए उमड़ पड़ी। नॉर्टन के लोगों ने ऐसी सामग्री पहले कभी नहीं देखी थी। ईके न सिर्फ घूम घूम कर सामान बेच रहा था, साथ ही साथ मित्र भी बना रहा था। शोरूम खुलने के एक सप्ताह पूर्व उसने सभी को नॉर्टन के सबसे बड़े और नवीनतम शोरूम के उद्घाटन के अवसर पर आमंत्रित किया। शोरूम में रखी गई स्वच्छ, कलात्मक और आकर्षक सामग्री को देखकर स्थानीय व्यापारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अतः वे व्यस्त हो गए। उस शोरूम की स्वच्छता को देखकर नॉर्टन के व्यापारी अपनी दुकानों की सफाई में जुट गए। उनमें से कुछ ने अपनी दुकान नए सिरे से निर्मित की तथा विक्रय हेतु नई सामग्रियां लाए। परिणाम स्वरूप नॉर्टन गांव के व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। प्रतिस्पर्धा की भावना ही प्रेरक शक्ति थी। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जाड़े की एक सर्द रात पूरे बाजार में आग लग गई, जिसमें ईके के शोरूम सहित अन्य दुकानें भी जलकर खाक हो गई। यदि ऐसा कुछ समय पहले हुआ होता तो ये एक तरह से पूरे गांव की मौत जैसा होता। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना इतनी तीव्र हो गई थी कि सभी व्यापारियों ने फिर से अपनी दुकानें निर्मित कर लीं और उनकी बनावट पहले से कहीं अधिक आधुनिक थी। इस गांव का विकास इतनी तेजी से हुआ कि ये जल्द ही नगर के रूप में विकसित हो गया और आज ये एक समृद्ध नगर है। ईके कॉफमैन की मृत्यु हो गई और उसे वहीं दफना दिया गया। कुछ समय बाद सभी लोग उसे भूल भी गए। सिर्फ कुछ बुजुर्गों को ईके कॉफमैन याद रहा, जिसने एक अलसाए हुए गांव को एक आधुनिक शहर में बदल दिया था। लेकिन उसे भुलाया नहीं जाना चाहिए था। नॉर्टन में ईके कॉफमैन की याद में एक स्मारक बनना चाहिए, जिस पर लिखा जाना चाहिए, ईके कॉफमैन वो शख्स जिसने हमें स्वच्छ प्रतिस्पर्धा के महत्व को समझाया। याद रखें, आपके नियोक्ता अथवा ग्राहक आपकी योग्यता और निष्पादन की गुणवत्ता को आपके प्रतिद्वंद्वी के साथ तुलना करके ही समझ पाते हैं। आत्मविश्लेषण सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मददगार होता है। समय समय पर हमें ये जानने के लिए आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता होती है कि कहीं हम स्वयं को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले मूल्यों से विमुख तो नहीं कर रहे। अपने कमजोर पक्ष को समझने के लिए कुछ जांच बिंदु बनाना बेहतर होगा। स्वयं की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करें जो सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहता हो। माना वो व्यक्ति जो स्मिथ है और देखें कि आप कैसे काम करते हैं। जो स्मिथ स्वयं के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य को एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। संक्षेप में, उसने सफलता प्राप्त करने की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। क्या आपने ऐसा किया है? प्रत्येक बार जब स्मिथ को अपने कार्य में असफलता हाथ लगती, तब निराश होकर बैठने के बजाय वो ऐसी संभावना की तलाश में लग जाता जिससे उसे सफलता प्राप्त हो। स्मिथ अपने जीवन में उत्साह और आशावाद बनाए रखता है। वो नकारात्मक बात करने से बचता है। अपने कष्टों की चर्चा अन्य लोगों से नहीं करता। वो ये जानता है कि सफलता ही सफलता की जननी है। वो कुछ अतिरिक्त प्रयास करता है। वो अपेक्षा से अधिक बेहतर सेवा देते हुए निरंतर आगे बढ़ता है। इसके अलावा वो ये जानता है कि व्यक्ति की तुलना में समूह द्वारा अधिक सफलता अर्जित की जा सकती है। वो सहभागी गठबंधनों के प्रति सदैव तत्पर रहता है, जिसमें मुक्त विचार विनिमय, प्रतिभा एवं ऊर्जा के कारण निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना अवश्यंभावी होता है। स्मिथ सही वेशभूषा धारण करता है। वो अपनी आय का एक निश्चित भाग घर गृहस्थी में खर्च करता है।
तथा निर्धारित मात्रा में धन की बचत भी करता है। वो संयमित जीवन शैली द्वारा अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। इस सब के परे स्मिथ अपनी मानसिक अवस्था को सकारात्मक बनाए रहता है। असंभव शब्द उसके शब्दकोश में है ही नहीं। प्रथम सिद्धांत पर यकीन करता है। जो स्मिथ सफलता के विज्ञान के पहले सिद्धांत के सत्य पर यकीन करता है